Hello students, this is our 12th chapter Biotechnology. My name is Dr. Insha Sheikh. In the previous part of the video, we were discussing about ill healths. We were discussing about effects of biotechnology, or we can say ill healths of biotechnology on human health. तो पहला हम लोग ने एलर्जीज़ के बारे में डिस्कस किया था. एलर्जीज़ के बारे में क्या डिस्कस किया था, एक एग्ज़ाम्पल दिया था ब्राज़ील नट का. बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है ब्राज़ील नट के बारे में. ये ब्राज़ील नट का के अंदर ये लोग ने रिसर्चर्स ने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ मीथियोनाइन को इंक्रीज़ करने के लिए ए जीन को उनके अंदर इंसर्ट किया. बट द इंसर्शन ऑफ दिस जीन caused allergic reaction to the soybeans, जिससे ये जो है वो फ्लॉप हो गया and it is failed. क्लियर. फिर सेकेंड है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट. लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में क्या पड़ा कि आज के टाइम पे देर इज़ रिलेटिवली लिटिल रिसर्च विच हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट. मतलब आज के टाइम पे वो चीज़ छोटी है, लिटिल है, बट पहले के ज़माने में उसे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के लिए उस पर स्टडी किया गया, जो आज के टाइम पे इट इज़ इम्पॉसिबल. फिर नेक्स्ट है न्यू प्रोटीन. प्रोटीन दैट हैव नेवर बीन इंजेस्टेड बिफोर बाय ह्यूमंस आर नाउ अ पार्ट ऑफ द फूड दैट पीपल कंज्यूम एवरी डे. Their potential effect on the human body are as of yet unknown. Clear with this? Moving to the next है, अब हमारा next topic है food additives. Food additives में क्या होता है? GMOs also present us with possibilities of introducing additional nutrients into food as well as antibiotics and vaccine. Very clear. उन्हें क्या चाहिए था कि फूड में एडिशनल न्यूट्रिएंट जाए, एंटीबायोटिक्स जाए, वैक्सीन्स जाए. दिस अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी can provide nutrition and disease resistance to the countries. They can provide us nutrition as well as disease resistance to those countries and that don't have the means to provide this otherwise. और उनका बस एक ही एम था कि वो लोग न्यूट्रिशन और डिजीज़ रेजिस्टेंस को बढ़ा दें. However, there is possibility of the creation of antibiotic and vaccine resistant strains of diseases. क्या बोलते हैं वो लोग कि GMOs का पॉसिबिलिटीज़ क्या है. वो लोगों ने ऐसे सोचा था कि ऐसे फूड बनाएंगे जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा हो, वो एंटीबायोटिक्स भी हो और वो वैक्सीन भी हो, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो. बट ऐसा फूड बनना इज़ नॉट पॉसिबल. तो क्या हुआ कि वो लोग ने स्ट्रेन्स बनाए. स्ट्रेन्स के बारे में हमें पता है, स्ट्रेन्स एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन हम लोग ने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ एंटीबायोटिक and vaccine resistant strain of diseases. This shows that the vast advance in life science and our multicultural and pluralistic modern scientist societies create numerous bioethical problems requiring some stringent regulation. ये क्या शो करता है कि vast advances in life and science, multicultural and pluralistic modern science create numerous bioethical problems. बहुत सारे problems है. In terms of GMOs, the Indian government has set up the Genetic Engineering Approval Commitment. वो लोग ने एक कमिटमेंट दी है. किस चीज़ का? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटमेंट.
This organization makes decision regarding the validity of research involving GMOs. ये कमिटी क्या करती थी? ये कमिटी रिसर्च करती थी. रिसर्च of what makes decision regarding the validity of research involving GMOs. GMOs में किस चीज़ का रिसर्च होगा ये लोग वो डिसाइड करते थे. And addresses the safety of GMOs introduced for public use. Clear with this? Then next है बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी. तो पहला है बायो पेटेंट. बायो पेटेंट क्या करता है? पेटेंट इज़ अ स्पेशल राइट. वी ऑल नो व्हाट इज़ पेटेंट. हम लोग ने हिस्ट्री सिविक्स में जब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़े है तो उसमें हम लोग ने पेटेंट के बारे में पहले पढ़े है. इफ़ यू रिमेंबर, पेटेंट इज़ अ स्पेशल राइट. एक स्पेशल राइट है ग्रांटेड टू द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट. Patent is a personal property of inventor. It can be sold like any other property. A patent consists of 3 parts. पहला है grant. Grant का मतलब agreement with the inventor. Second है specification. Specification में क्या? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन कि क्यों वो इन्वेंशन हुआ. पहला था ग्रांट, मतलब उसका एग्रीमेंट के लिए. फिर हम लोग ने बोले कि ये क्यों बना. फिर थर्ड है क्लेम्स. क्लेम्स में आता है स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड. हो गया 3 पार्ट: ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स. बायो पेटेंट इज़ अ बायोलॉजिकल पेटेंट. बायो पेटेंट क्या है? एक बायोलॉजिकल पेटेंट है. बायो पेटेंट आर अवॉर्डेड फॉर स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बायो पेटेंट किससे अवॉर्डेड है? फॉर स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल लाइन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन्स, DNA sequences, biotechnological processes, product processes, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशंस. पेटेंट क्या है? एक बायोलॉजिकल पेटेंट. बायो पेटेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक बायोलॉजिकल पेटेंट है जिसमें क्या होता है? अवॉर्डेड फॉर स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल लाइन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन, DNA sequences, biotechnological processes, product processes, product and product applications. ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इन बायो पेटेंट. क्लियर? व्हाट इज़ पेटेंट करके एग्ज़ाम में पूछता है. तो पेटेंट क्या है? पेटेंट एक स्पेशल राइट है ग्रांटेड टू द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट. या फिर नोट ऑन पेटेंट करके पूछता है तो पेटेंट इज़ द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेंटर. इट कैन बी सोल्ड लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी. उसके 3 पार्ट होते हैं. एक होता है ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम. यू हैव टू रिमेंबर दिस, शॉर्ट मार्क्स में आता है. मूविंग फॉरवर्ड, Bio patents are awarded to recognize real innovative contribution made by the inventor to the cause of human welfare. The award are given to inculcate encouragement and values in developing scientific culture. क्यों? क्योंकि encourage करे और ये जो scientific culture है वो develop कर सके हम लोग, इसलिए अवार्ड दिया गया. एंड इन एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ बायोलॉजी इन शेपिंग ह्यूमन सोसाइटी. और जो रोल है बायोलॉजी का उसे एम्फसाइज करे
ताकि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसे एक बेटर वे मिले. दिस इज़ बायो पेटेंट. देन coming to next paragraph, Indian patent. Indian patent allows process patent and not the product patent. इंडियन पेटेंट में क्या होता है? प्रोसेस पेटेंट होता है. प्रोसेस पेटेंट होता है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता. बायो पेटेंट अलाउज द पेटेंट होल्डर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग. ये क्या करता है? बायो पेटेंट दूसरे लोगों को एक्सक्लूड करता है. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग or importing protected inventions for a limited period of time. Duration of biopatent is 5 years. 5 years का ड्यूरेशन होता है बायोपेटेंट का फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट और 7 years from the date of filling the patent application, whichever is less. अंडरस्टैंड इंडियन पेटेंट और बायो पेटेंट में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है. डिफरेंस बिटवीन इंडियन पेटेंट एंड बायो पेटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन पेटेंट और बायो पेटेंट. आई एक्सप्लेन यू अगेन. अलाउज द होल्डर टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, selling or importing protected invention for a limited period of time. Duration of biopatent is 7 years as well as 5 years. Very important. MCQs में अटका देंगे 7 years है या 5 years है, तो थर्ड ऑप्शन 7 and 5 years दोनों में से कोई भी हो सकता है, whichever is less. क्लियर? उसके बाद फर्स्ट बायोपेटेंट वॉज पेटेंटेड pertaining to genetically engineered bacterium Pseudomonas used for clearing oil spills. Patent under the title Control of Plant Gene Expression was issued jointly to Delta and Pilant Company and US Department of Agriculture. जो फर्स्ट बायोपेटेंट था वॉज पेटेंट परटेनिंग टू, किस लिए पेटेंट हुआ वो? परटेनिंग टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के लिए हुआ. कौन सा बैक्टीरिया? सुडोमोनास. यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स. पेटेंट अंडर द टाइटल, जिसका टाइटल था कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन. ये टाइटल उसे किसे मिला? वॉज इशूड जॉइंटली टू डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी and US Department of Agriculture. Patent is based on a gene that produce a protein toxic to plant. पेटेंट एक ऐसे जीन पे बेस्ड है जो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन टॉक्सिक टू प्लांट. Thus do not allow seeds to germinate. However, this patent was not granted by Indian government. जो ऐसे हार्मफुल पेटेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रांट नहीं किया है. Such a patent is considered morally unacceptable and fundamentally unquitable. ऐसे पेटेंट को एक्सेप्ट करना तो अनएक्सेप्टेबल है वो, पर फंडामेंटली देखेंगे तो ऐसा पेटेंट क्या है? इट इज़ अनक्यूटेबल, क्योंकि उसे इतने आसानी से हम क्यूट नहीं कर सकते. दिस इज़ बिकॉज फाइनेंशियली पावरफुल कॉरपोरेशन वुड एक्वायर मोनोपोली ओवर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमें सीड्स को जर्मिनेट करने नहीं देना पड़ता है, तो ऐसे जो पेटेंट है ये अनक्विटेबल इसीलिए है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा होता है. फाइनेंशियली पावरफुल कॉरपोरेशन वुड एक्वायर, एक पावरफुल कॉरपोरेशन बनेगा मोनोपोली ओवर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. दिस इन टर्न क्या करता है? वुड पोज अ थ्रेट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी.
बट ये अनक्यूटेबल है ये मान लिए, बट इसके वजह से जो हमारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसको बहुत थ्रेट होता है। देन गोइंग टू द नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। Pirates in general terms are those who steal and kill others to enrich themselves. Pirates का मतलब तो हम सबको पता है। Pirates क्या होते हैं जनरल टर्म्स में देखेंगे तो कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों को मार देता है, अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरों को मार देता है। Who steal and kill others to enrich themselves. Pirates are those who do not kill but steal the patent, that is misuse the patent. पायरेट कौन है यहाँ पे? पायरेसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पायरेट्स कौन है यहाँ पे? बायो पायरेट्स वो है जो दूसरों को किल नहीं करते, उन्हें मारते नहीं हैं, पर उनका जो पेटेंट है उसको स्टिल मतलब चुरा लेते हैं। Biopiracy is defined as theft of various natural products and then selling them by getting patent without giving any benefit or compensation back to the host country. Defined as theft of various natural products, बहुत ज़्यादा natural products के साथ theft हो रहा है, and then selling them by getting patent without giving any benefit. फिर एक तो तुम चुरा रहे हो, उसके बाद उसे सेल कर रहे हो और उससे कोई बेनिफिट भी नहीं है या कंपेंसेशन भी नहीं है बैक टू द होस्ट कंट्री। इन शॉर्ट इट इज़ अनऑथराइज्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंडिजिनस नॉलेज। इन शॉर्ट ये क्या है? एक अनऑथराइज्ड मिस एप्रोप्रिएशन है और इसकी जो नॉलेज है वो भी इंडाइजिनस नॉलेज है, वेरी वीक नॉलेज इन शॉर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Most developed, industrialized, and financially rich nations are poor in biodiversity or traditional knowledge. Various developing and underdeveloping nations have ample of biodiversity and they traditionally better known the use of their bioresources. जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड फाइनेंशियली रिच नेशंस होते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, क्योंकि या उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। वेरियस जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होता, तो वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करने का टाइम मिलता है। वो लोग अपने बायो रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। तो व्हाट दो वेरियस डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग नेशंस हैव एम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दे ट्रेडिशनली बेटर नोन द यूज़ ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज naturally include a deep understanding, एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस and the ability to sustainably extract useful product from the local habitat. What it is saying कि knowledge naturally include क्या करती है? एक deep understanding of ecological processes and the ability to sustainable extract useful product कौन सा है, हार्मफुल प्रोडक्ट कौन सा है, इनके बीच में डिफरेंसेस जानना, फिर यूज़फुल प्रोडक्ट का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें होती है नेचुरल नॉलेज। मोस्ट ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशन्स। ट्रेडिशनली हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आई है हमारे ट्रेडिशन से, जो कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होते आई है। आज जो हमारे पास नॉलेज है वो हमें हमारे ट्रेडिशन टाइम से मिली है।
ट्रेडिशनल टाइम से मिली हुई नॉलेज आज हमारे पास होके आई है, फिर हमारे रिसर्चर्स ने उस पर और रिसर्च करके उस नॉलेज को बढ़ाया है। अब जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, ये नॉलेज का वो लोग और ज़्यादा एक्सपांड करेंगे। दिस हेल्प देम टू डेवलप मॉडर्न commercial application that save the markers time, money and effort. Clear with this? Moving to the next slide. Components of traditional knowledge that are specially relevant to our global survival include knowledge of, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है आज के टाइम में, तो वो नॉलेज क्या इंक्लूड करती है, स्पेशली रेलिवेंट टू आर ग्लोबल सर्वाइवल, हमारे पूरे ग्लोब के सर्वाइवल के लिए वो क्या इंक्लूड करती है, नॉलेज ऑफ फूड, क्रॉप वैराइटीज़, एग्रीकल्चरल या फिर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सेकंड है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड है बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स कौन से हैं, कैसे बनते हैं, एवरीथिंग biologically important medicines. The conservation of species, habitat and biodiversity are essential. जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मीन्स जो हम एक साथ सब लोग रहते हैं, कंजर्वेशन किस चीज़ का, स्पीशीज़ का, हैबिटेट का, बायोडाइवर्सिटी का, आर एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है to the continued survival of indigenous and rural areas. By conserving the custom and habitat of indigenous person, we concurrently reduced emissions from deforestation and ecosystem degradation. Furthermore, the opportunity for cultural survival is a basic human right. अपॉर्चुनिटी, कल्चर को सर्वाइव करना तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है। द ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ बायोपायरेसी। ये ट्रेडिशनल नॉलेज ही आज हमारी बायोपायरेसी को फेस कर रही है, जिसके वजह से नॉलेज जो है वो चोरी हो जा रही है। सो दिस इज़ बायोपायरेसी। ये जो 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स, food, crop varieties and agricultural farming practices, sustainable management of natural resource and conservation of biological diversity. थर्ड है biological important medicine. ये सारे 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे वी हैव टू रिमेंबर कि जो कंजर्वेशन है स्पीशीज़, हैबिटेट का और बायोडाइवर्सिटी का, ये एसेंशियल है to the continued survival of indigenous and rural people. By conserving the customs and habitat of indigenous person, we currently reduce emissions from deforestation and ecosystem degradation. Furthermore, the opportunity for cultural survival is a basic human right. The traditional knowledge is facing a problem of biopiracy. Moving to the next slide. The act of piracy is unauthorized publication or reproduction of another person's work or material. ये जो एक्ट है पायरेसी का, ये अनऑथराइज्ड है, पब्लिकेशन जो है इसकी अनऑथराइज्ड है, और reproduction of another person's work or material. When someone indulges in piracy, the accused in using someone's work illegally or without taking any permission. The innovations and discovery of the pharmaceutical and agricultural researches are not new as to qualify as invention, as they are based on centuries of knowledge of the traditional societies. इनका जो इनोवेशन है और डिस्कवरी है ऑफ फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल रिसर्चेस का
are not new, ये कुछ न्यू बात नहीं है. As to qualify an invention as they are based on centuries of knowledge of the traditional societies. Then coming to the next slide, पहला एग्जाम्पल है बायोपायरेसी का, पेटेंटिंग ऑफ नीम. नीम का दूसरा नाम है एजादिरच्चा इंडिका. ओके, then the people of India is in a variety of ways have used neem. Very simple, हम सब ने नीम यूज़ किया है. Since time immemorial, पहले के ज़माने से हम लोग ने नीम को यूज़ किया है. Indians have shared the knowledge of the properties of the neem with the entire world. इंडियंस ने नीम की जो प्रॉपर्टी है, नीम के बारे में जो नॉलेज है, वो पूरे वर्ल्ड को दी कि नीम बहुत इफ़ेक्टिव है. पायरेटिंग दिस नॉलेज, द USDA and an American MNCWR, Grace, in the early 90s sought a patent from the European Patent Office on the method of for controlling on plant by the aid of hydrophobic extracted neem oil. ये लोग ने क्या किए, एक पेटेंट निकाले from the European Patent Office on the method for controlling on plants by the aid of hydrophobic extracted neem oil. The patenting of the fungicidal properties of neem was an example of biopiracy. Moving to the next slide. Patenting of बासमती. बासमती जो है वो लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक वैरायटी है ऑफ राइस indigenous to the Indian subcontinent. We all know this. In 1997, the US Patent and Trademark Office USPTO granted a patent to a Texas-based American company Rice-Tech in for basmati rice line and grains having trade name टेक्समती. वो लोग ने क्या किए, एक टेक्समती निकाले. The patent application was based on 20 very broad claims on having invented the said rice. Due to people's movement against Rice-Tech in March 2001, the USPTO, the US Patent and Trademark Office, has rejected all the claims. ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल, पेटेंटिंग ऑफ बासमती. थर्ड एग्जाम्पल है हमारा हल्दी बायोपायरेसी. Two American researchers of Indian origin of the University of Mississippi Medical Center put a claim to the US Patent and Trademark Office maintaining that they had discovered हल्दी's healing property. उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, वो कोई भी चीज़ को हील कर सकती है. सरप्राइजिंगली दे वर ग्रांटेड अ पेटेंट. फिर उन्हें एक पेटेंट मिला कि ये चीज़ उन्होंने डिस्कवर की है इन मार्च 1995 फॉर समथिंग यू हैड नोन फॉर ईयर्स एंड आर आयुर्वेदास फॉर सेंचुरीज. देन it meant they have exclusive right over any such haldi drug and were in a position to make million of dollars. कोई भी अगर हल्दी ड्रग होगी तो वो ये लोगों को पैसे मिलेंगे, इनका हक है, पूरा एक्सक्लूसिव राइट है ओवर एनी हल्दी ड्रग. Then the Council of Scientific and Industrial Research applied to the US Patent Office for the re-examination. वो लोग ने वापस एग्जामिनेशन करवाया and they realized the mistake and cancelled the patent. This was after Indian scientists shouted from rooftop
about how we are losing our traditional knowledge to marauding foreign companies who have started pouncing on our ancient healing techniques. It is the need of hour to launch genetic literacy movement in Indian schools and colleges for better understanding, ताकि उन्हें अच्छे से understand हो, better understanding of opportunities and risk related to biotechnology, और क्या risk है related to biotechnology, and also to promote the safe and meaningful use of biotechnologies of modern life science. तो ये था हमारा हल्दी के बारे में. So here students, we have completed our 12th chapter biotechnology. It is a very important chapter, very easy concept, भी बहुत easy है, ज़्यादा diagrams नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत points है जो याद रखना है. तो study this chapter. This will be helping you for gaining marks in your paper. ये चैप्टर आपके मार्क्स बढ़ाने में आपका काम करेगा, बिकॉज इट डजेंट कंटेन एनी टाइप ऑफ सच डायग्राम्स. तो बहुत इजी है, सिर्फ थियोरी पार्ट है. स्टडी वेल स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू.